स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उस समय कैसा समाज था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का क्या स्वरूप था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास हालांकि पुरातात्विक और लिखित प्रमाण दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित प्रमाण को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए खुदाई में जो भी पुरातात्विक प्रमाण हमें मिले हैं, चाहे वो भवन का अवशेष हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट का हमें प्रमाण मिला हो, चाहे हमें मानव जीवाश्म का प्रमाण मिला हो, इन आधार पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की विवेचना कर पाते हैं। तो हमें खुदाई से जो भी अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उससे जो भी भवन के या उनके रहन सहन के बारे में जो भी हमें पता लगा है, उस आधार पर हम समाज की विवेचना करेंगे। तो प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम देखते हैं कि समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसका स्पष्ट संकेत हमें मिलता है कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, और यह जो वर्ग विभाजन है वो श्रम विशेषीकरण पर आधारित था। जो जैसा कार्य करता था वो वैसे वर्ग में आता था। इस आधार पर समाज 4 वर्गों में हम देख पाते हैं। ये 4 वर्ग थे। पहला विद्वान का, स्कॉलर्स, जिसे ब्राह्मण भी आप कह सकते हैं। दूसरा वर्ग रक्षक का या सैनिक का। तीसरा वर्ग शिल्पी और व्यापारी, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स। और चौथा किसान, फार्मर्स एंड श्रमिक लेबर्स। तो आपने देखा कि यह वर्ग विभेदीकरण, जो 4 वर्गों में समाज का विभाजन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो श्रम विशेषीकरण पर आधारित है। और इस आधार पर समाज विद्वान ब्राह्मण एक कैटेगरी में रखेंगे, रक्षक सैनिक दूसरे कैटेगरी में, तीसरे में शिल्पी और व्यापारी वर्ग, और चौथे में किसान और श्रमिक वर्ग। हालांकि कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो भी अवशेष मिले हैं उससे लगता है, उससे यह प्रतीत होता है, और यही मान्य मत है कि यह जो समाज था वो मैट्रियार्कल समाज था। अर्थात मातृसत्तात्मक समाज था। समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, अर्थात जो परिवार की मुखिया होती थी वो मां होती थी। मातृसत्तात्मक समाज, इसका प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी अवशेष मिले हैं, इससे पता लगता है चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, नगर के प्रमाण मिले हैं, तो समाज समृद्ध था। दूसरी बात कि ये लोग शांति प्रिय थे। युद्ध प्रिय नहीं थे, क्योंकि युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से नहीं मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें
जो भी मानव जीवाश्म मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई से, उस जीवाश्म के आधार पर यह मान्य मत बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजाति के, प्रजाति रेस को कहते हैं, 4 रेस के लोग इस सभ्यता में रहते थे जिनके फॉसिल्स हमें मिले हैं। और यह 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रेस, भूमध्य सागरीय, एंड चौथा अल्पाइन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पूछता है एग्जामिनेशंस में कि किस प्रजाति के लोगों का प्रमाण हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। तो और भी कई प्रजातियां हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रजाति होती क्या है, किस आधार पर इसका विभेदीकरण करते हैं। एक्चुअली वातावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार मानव के शक्ल, सूरत, कद काठी, बोलने का तरीका, इन सब में काफ़ी अंतर आ जाता है। जैसे जो चाइना के लोग हैं, जो मंगोलॉइड हैं, छोटे कद के होते हैं, नाक चपटा होता है, आंख छोटी होती है। जैसे निग्रोइड है, अफ्रीकन्स जो होते हैं, हबसी वगैरह, बाल घुंघराले होते हैं, लंबे लंबे, होंठ मोटा होता है, रंग काला होता है। इस तरह से एक जलवायु का प्रभाव जो है आपके शारीरिक प्रारूप पर पड़ता है, जिसके कारण रेशियल डिवीजन किया गया है ना। इस आधार पर हालांकि यह फीलिंग, रेशियल फीलिंग आजकल पूरे विश्व में इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि 4 रेस के लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। और सबसे अधिक, सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, है ना। ये मैंने बताया कि ये लोग बहुत ही शांति प्रिय थे और शाकाहारी, वेजिटेरियन भी थे, मांसाहारी, दोनों तरह के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। ये लोग सबसे अधिक सूती वस्त्र का, अगर हम वस्त्र की बात करें तो सबसे अधिक सूती वस्त्र का, कॉटन का प्रयोग सबसे अधिक करते थे ये लोग। और देन उलन, कढ़ाई वगैरह का काम भी इनके कपड़ों पर मिलता है। पुरुष और स्त्री दोनों गहने पहनते थे। पुरुष भी गहने पहनते थे और महिलाएं भी गहने पहनती थीं। महिलाओं के केश विन्यास के बारे में, जूड़ा वगैरह के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ जो भी चित्र वगैरह मिला है उससे उनके केश विन्यास के विषय में पता नहीं चलता। लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों गहने अवश्य रूप से पहनते थे। तो हमने देखा कि 4 प्रजाति के लोग, मातृसत्तात्मक समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। शांति प्रिय समाज था, युद्ध प्रिय नहीं था, क्योंकि युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। अब हम लोग जाने फ्यूनरल के बारे में, अंत्येष्टि प्रक्रिया। तो इस समय जो अंत्येष्टि प्रक्रिया प्रचलन में थी, एक तो था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, पार्शियल ब्यूरियल।
पार्शियल ब्यूरियल, आंशिक समाधिकरण। मैं समझा रहा हूं। और तीसरा दाह संस्कार। ये तीनों अंत्येष्टि प्रक्रिया जो है ये प्रचलन में था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि पूरे डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता था, क्योंकि लगभग, अगर मोहनजोदड़ो की बात हम छोड़ दें तो लगभग सभी हड़प्पाई स्थलों से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे अधिक प्रचलन में जो था वो पूर्ण समाधिकरण था। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक अंत्येष्टि प्रक्रिया क्या प्रचलन में था, तो आप लोग जवाब देंगे पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि डेड बॉडी को छोड़ दिया गया, चील कौवे खा लिए, फिर शेष जो बचा उसको गाड़ दिया जमीन के अंदर, उसको आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और तीसरा हो गया दाह संस्कार। तो ये तीनों प्रचलन में था और सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में था। मैंने बताया कि हालांकि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन हमें मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। नॉर्मली हर एक साइट से मिला है और ये देखा गया है कि नगर के दक्षिणी हिस्से में नॉर्मली कब्रिस्तान हुआ करता था। हमें कई प्रमाण मिले हैं, जैसे छोटी छोटी गोलाकार कब्रें मिली हैं, छोटी छोटी गोलाकार कब्रें। ये लोथल से मिला है। हमें अनोखा कब्रगाह जिसे कलश सावाधान भी कहते हैं, कलश सावाधान, इसका प्रमाण हमें सुरकोटरा से मिला है। छोटी गोलाकार कब्रें हमें कालीबंगा से भी मिली हैं। हड़प्पा से हमें देवदार की लकड़ी का बना हुआ एक ताबूत मिला है। हड़प्पा से हमें देवदार वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ एक ताबूत मिला है। और मैंने बताया कि जो रोपर है, रोपर जिसको हम रूपनगर भी कहते हैं, सॉरी, रोपर या रूपनगर, यहां से हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। यही प्रमाण हमें नवपाषाण काल के एक स्थल से मिला है जिसका नाम है बुर्जहोम, जो कश्मीर में था। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में हमें रोपर पंजाब प्रांत में है, रोपर से हमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। और साथ ही हमें युग्मित समाधि, युग्मित मतलब डबल ब्यूरियल, एक साथ दो शव को दफनाने का युग्मित समाधि का प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है ना। इस तरह किस तरह का समाज था सिंधु घाटी सभ्यता में, एक समृद्ध समाज, एक नगरीय समाज, चूंकि यह एक नगरीय योजना थी, भारत की पहली नगरीय योजना थी ये सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस कारण जो समाज था वो बहुत ही समृद्ध था, अर्थव्यवस्था भी निश्चित रूप से समृद्ध थी, एक शांति प्रिय समाज था। नॉर्मली प्रोग्रेसिव समाज हम कह सकते हैं, क्योंकि इन लोग को भले ही हम लोग अक्षर नहीं पढ़े हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि है ब्रास्टोफेंडम लिपि, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी, जो अक्षर दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, एक पिक्टोग्राफ चित्राक्षर लिपि, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन यह बात तो थी कि वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे। एक प्रोग्रेसिव समाज था, एक प्रगतिशील समाज था। और यह इस बात से भी पता लगता है, संकेत मिलता है, क्योंकि परिवार की जो मुखिया होती थी वो मां होती थी। एक मातृसत्तात्मक समाज था। निश्चित रूप से
रहन सहन बहुत ही अच्छा था। शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। मैक्सिमम ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, वुलन वस्त्र का भी प्रयोग करते थे, लेकिन अधिक सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। महिलाएं पुरुष दोनों गहने पहनते थे, है ना। और अंत्येष्टि प्रक्रिया भी मैंने आपको बताया, 3 तरह की अंत्येष्टि प्रक्रिया होती थी। इसके अलावे 4 प्रजाति के लोग मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, अल्पाइन और भूमध्य सागरी मेडिटेरियन रेस का। और सबसे अधिक मेडिटेरियन रेस के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई आयाम हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूंकि एक डेवलप्ड सभ्यता थी, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, एक समृद्ध सभ्यता थी, तो इसका अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक समृद्ध था, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो भी स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी हैं, जो यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरे जो भी नए वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने अध्यापन से आप लोगों को लाभान्वित कर सकूं, आप लोगों को सहयोग कर सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।